मुद्दा गरम है। नमस्कार। मुद्दा गरम है। 3 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज जो परिणाम आए हैं उन्होंने कई भविष्य की राजनीति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां दतिया चुनाव में भाजपा की हार ने कांग्रेस में भले ही थोड़ी बहुत जान फूंक दी हो, पर भाजपा के तमाम दिग्गज नेता इस चुनावी परिणाम से राहत महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके इस परिणाम से आगे की भविष्य की राजनीति टिकी हुई थी। बिहार के चुनाव परिणाम में नितिन नवीन जो 5 बार से लगातार जीत रहे थे, उस सीट पर भाजपा का हारना कई सवालों को खड़ा कर रहा है। बता रहा है शायद कि जैन जी का असर अब नीचे ज़मीन पर धीरे धीरे दिखने लगा है। करारी हार हुई है, दतिया में भी करारी हार हुई है, और केवल गुजरात के परिणामों में एक बार फिर भाजपा ने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर उनकी आज भी मजबूत पकड़ गुजरात में बनी हुई है। और संभवतः शायद उम्मीदवारों की खींचतान के चलते वहाँ पर यही स्थिति अभी आने वाली रहेगी आने वाले समय में। आज हमारे साथ हम इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में जो भी चढ़ाव उतार रहा है उसके बीच में आज हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खबर नेशन के संपादक हैं, गौरव चतुर्वेदी जी। हमने पिछले बार भी दतिया चुनाव को लेकर उनके साथ में एक एनालिसिस कार्यक्रम किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा में नरोत्तम मिश्रा की हार से ज़्यादा जीत की चिंता है। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भाजपा का ही एक धड़ा जो है वो ये मान के चल रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के हारने से भाजपा में ही तमाम नेताओं को राहत मिल गई है। हम इस सारे विषयों में बात करेंगे आपसे, पर सबसे पहले हम दतिया चलते हैं। दतिया के चुनाव में जो परिणाम आए हैं उन्होंने सारे जो समीकरण थे उनको खोल के तार तार कर दिया। जहां भाजपा पूरी एकजुट होकर दिखाई जा रही थी, खुद नरोत्तम मिश्रा पूरी ताकत से लगे होने की बात कही जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि तमाम दिग्गज मुख्यमंत्री खुद वहाँ डेरा लगाए रहे, प्रदेश अध्यक्ष खुद वहाँ पहुँचे, और इसके बाद भी परिणामों ने बता दिया कि किसी कद्दावर नेता को दरकिनार करके यदि आप चुनाव मैदान में उतरेंगे तो यह हश्र आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले दतिया की बात शुरू करते हैं, इसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। तो गौरव जी, मुझे आप बताओ कि क्या इन परिणामों से भविष्य में क्या होगा और क्यों ऐसी स्थिति बनी कि इतने ताकत लगाने बाद सरकार होने के बाद हार गए? नवनीत जी, बशीर बद्र साहब का एक शेर है, मोहब्बतें अदावत वफा बेरुखी सब किराए के घर से रहते रहे, सब किराए के घर में रहते रहे। तो जो हालात है, अगर हम चुनाव की बात करें, दतिया चुनाव की, तो दोनों पार्टियों के प्रत्याशी और सारे नेता आशंकित थे कि चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह थी कि दोनों पार्टियों में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे थे। घनश्याम सिंह जो प्रत्याशी जीते हैं, उन्होंने तो राजेंद्र भारती पर सीधा आरोप लगाया था कि उन्होंने पैसे लेकर बंटवाए हैं। राजेंद्र भारती ने खुलेआम आरोप लगाया कि घनश्याम सिंह को नरोत्तम मिश्रा ने पैसे दिए चुनाव जीतने के लिए, और घनश्याम सिंह के एक नज़दीकी मित्र के सहारे वो पैसे पूरे दतिया विधानसभा चुनाव क्षेत्र में बांटे गए। तो यहाँ दोस्तों ने ही दगा किया। सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक जैसे हाल रहे, और अंतिम समय में राजेंद्र भारती को कांग्रेस ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद हेमंत खंडेलवाल जी ने कहा है कि कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कार्यपद पर हो, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ठीक मतदान के दिन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को हटा दिया गया। मतदान के दिन नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक कार्यकर्ता थे उनको कई घंटों तक नज़रबंद किया गया, और ये कवायद कांग्रेस ने भी राजेंद्र भारती और अवधेश नायक के साथ की। उसके बाद भी परिणाम आज सामने हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात मैं मान रहा हूँ उस पूरे चुनाव को लेकर के, वो भारतीय जनता पार्टी जो माइक्रो मैनेजमेंट में माहिर मानी जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में माहिर मानी जाती है, इस बार अपने कार्यकर्ताओं को ना मना पाई और ना माइक्रो मैनेजमेंट कर पाई है।
और ये पूरी जो जीत है कांग्रेस की, इसे कांग्रेस की जीत नहीं कहा जाना चाहिए, इसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की हार मानी जाना चाहिए, क्योंकि टिकट नरोत्तम मिश्रा का काटा गया था, उसका कोई वाजिब कारण न ये ऊपर बता पाए और न जनता को बता पाए, जिससे जनता इनके पक्ष में वोट देती है। दतिया चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पर कई बार सवाल उठते रहे। खुद जीतू पटवारी वहाँ मैदान में थे। ये कैंडिडेट दिग्विजय सिंह के थे। घनश्याम सिंह जो है पूरी तरह से दिग्विजय सिंह के उम्मीदवार माने जाते, तो दिग्विजय सिंह ने वहाँ पर तैयारी भी उसी हिसाब से की थी। वो वहाँ पड़े रहे और उन्होंने रणनीति बनाई। वैसे भी दिग्विजय सिंह बहुत कुशल रणनीतिकार कहलाते हैं चुनाव में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीत का श्रेय दिग्विजय सिंह के पास जाएगा कि जीतू पटवारी के पास जाएगा? देखिए, जीत का श्रेय तो दोनों को ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीत का श्रेय का कारण यह है कि ये हार भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस जो जीती है वहाँ पर, वो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह, गुटबाजी, टिकट वितरण के बाद उपजी परिस्थितियों के कारण और मिसमैनेजमेंट के कारण, और जो प्रत्याशी भी बनाए गए थे वो कई जगह पर दंभ के साथ नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को डराते धमकाते से भाषा में बात करते हुए नजर आए। तो ये हार भारतीय जनता पार्टी की है, जीत कांग्रेस की नहीं मानी जा सकती। लेकिन चूंकि टिकट दिग्विजय सिंह जी का था, जीतू पटवारी ने वो मेहनत की जो मेहनत वो कर सकते थे, लेकिन जीतू पटवारी की मेहनत से अगर ये चुनाव जीता जाता तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि जीतू पटवारी जब अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं जीत पाए, जब अपने लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी को नहीं बचा पाए, तो दतिया में जाके वो क्या कर लेते। इसलिए ये जीत भाजपा की हार मानी जाना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी के चूंकि रणनीतिक कौशल उनका रहा है और वो कई बार वो आउट ऑफ वे जाकर अपने कार्यकर्ताओं की मदद करते हैं, वो चुनाव जिताने में एक भूमिका निभाई जा सकती है। क्योंकि टिकट अगर ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण कर दिया जाता तो भाजपा का प्रत्याशी जीत जाता। ठाकुर और ब्राह्मण का जो कॉम्बिनेशन खेला गया और जो सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाई है वो दामोदर यादव ने निभाई है। उन्होंने दोनों पार्टी के वोट काटे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा वोट काट दिए गए। और एक और दिलचस्प बात बताऊं मैं आपको, इस पूरे परिणाम में जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे, छोटे छोटे प्रत्याशी थे जिनने 500, 400, 300 वोट लिए हैं, ऐसे लगभग 15-16 प्रत्याशी थे। उन्होंने इस जो जीत का डिफरेंस है 10,000 वोटों का, उसके आधे वोट वो लेकर गए हैं। और वो आधे वोट आप मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि एक वोट अगर भारतीय जनता पार्टी का खिसकता है तो उसे 2 वोट कवर करने की ज़रूरत थी और वो करने में असफल रही। एक और सवाल है मेरा कि क्या हम ये माने नरोत्तम मिश्रा की हार से भाजपा की भविष्य की राजनीति में कई परिवर्तन दिखेंगे? क्योंकि इससे ये तय हो गया कि यदि दिल्ली बैठे आका, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह हों, जो फैसले दिल्ली से मध्य प्रदेश की राजनीति में थोपे जाते थे, उसका असर ये होता था कि अगर ये चुनाव में परिणाम भाजपा के पक्ष में आते तो शायद मध्य प्रदेश के कई कद्दावर नेता, चाहे वो कैलाश वर्गीय हों, नरोत्तम मिश्रा हों, आपके भार्गव जी हों, प्रहलाद पटेल हों, शायद अगले चुनाव में आपको मैदान में नहीं दिखते, क्योंकि भाजपा समझ जाती इस चुनाव के बाद में कि हम जिसे भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा। पर इस परिणामों ने ये बता दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर भाजपा केवल वहाँ बैठ के इस प्रकार से थोपे गए उम्मीदवारों के आधार पर कोशिश करेगी तो हर्ष इससे ज़्यादा बुरा होगा। तो क्या कोई रणनीति में परिवर्तन आएगा? देखिए नवनीत जी, पिछली बार हमने चर्चा की थी, दतिया उपचुनाव में जब प्रत्याशी घोषित किया गया था उस दिन नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया था। एक संभावना बताई थी कि आने वाले दिनों में 60-70 प्रत्याशियों, जो कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, विधायक और मंत्री हैं, उनके टिकट काटे जा सकते हैं। और ये इसलिए कहा था कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक संभावना मान के चल रहे थे कि चुनाव जीत जाएगी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो अब ये कहा जा सकता है कि जो आला कमान बड़े निर्णय लेने की तैयारी कर रहा था उसे अब दिक्कत आएगी। हाँ, 30-35 सीटों पर इसलिए टिकट कटने की संभावना बन सकती है क्योंकि परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल हाल फिलहाल में आने की संभावना, और जिसके बाद महिलाओं की सीटें भी बढ़ेंगी, लेकिन उन आरक्षण
आरक्षित सीटों में कुछ नेताओं के नाम कट सकते हैं, लेकिन उसमें भी संभावना अब यही मानी जा रही कि अगर उनके नाम काटे जाएंगे, अगर वो महिला आरक्षण की सीट हो जाती है तो उन प्रत्याशियों को किसी नई सीट पर उतारा जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अब जो आलाकमान ऊपर से निर्णय ले रहा था अपने मनमर्जी के, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रित होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, पूरे पिछले 8-10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी में परिपाटी बन गई है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात को सुना नहीं जा रहा था, अब पार्टी वापस उस फोरम पर आकर उनकी बातों को सुनने की कोशिश करेगी। निश्चित रूप से अगर इस चुनाव के हारने से कोई सबक मिल सकेगा तो जरूर भाजपा के लिए बेहतर होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से ही माना जा रहा था कि जिस पार्टी में सुचिता, चिंतन, मंथन के साथ फैसले हुआ करते थे, वहाँ अब चुनाव में चिट्ठी पत्री के आधार पर जो फैसले होने लगे, उसने पूरे भाजपा के चाल, चरित्र, चेहरे को बिगाड़ कर रख दिया है। और खुद कार्यकर्ता ये महसूस करने लगा है कि पार्टी का चरित्र बुरी तरह से बिगड़ चुका है। दूसरी दलों से आए नेता जो हैं वो केवल आइडियोलॉजी के कारण नहीं आए, वो अपने हितों के कारण आए। और उन्होंने पूरी भाजपा में जो गंदगी फैला रखी है कि केवल वो अपने हितों की राजनीति कर रहे हैं, उनको पार्टी की राजनीति या पार्टी के विचारों से कोई लेना देना नहीं है। एक और सवाल हम आगे जाना चाहते हैं, थोड़ा बिहार में जो चुनाव हुआ है, बांकीपुर में चुनाव हुआ है, ये बड़ा ही विचित्र हो गया चुनाव कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी परंपरागत सीट रही, 5 बार के चुनाव जीते हुए रहे वो, और इतनी बुरी तरह से हारे हैं आज वहाँ पर वो। और कब हारे हैं? जब जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर सर्वाधिक वोट लेकर आए हैं, रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार भी था, यहाँ पर राजद का उम्मीदवार भी था, इसके बाद भी जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने अपनी ज़मीन तो सिद्ध की, पर भाजपा के लिए ये बहुत बड़ा झटका और सबक भी है। ये बता रहा है कि शायद जैन जी का असर अब धीरे धीरे ज़मीन पर दिखने लगा है। क्या है सर? ये सबक इसलिए भी है नवनीत जी, अगर हम बांकीपुर सीट की बात करें तो बांकीपुर में लगभग 35% मतदान हुआ था, और उसके मुकाबले अगर हम दतिया की बात करें तो दतिया में 71% मतदान हुआ था। एक तो मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत ही चौंकाने वाला है कि 2-3 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें 2 पर 35 और 1 पर 71%। तो ये क्यों अंतर? जबकि ये मानना है मेरा, और अनेक लोग मानते हैं, कि बिहार का जो वोटर है वो सबसे ज़्यादा सेंसेबल वोटर माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ वोट का प्रतिशत गिरना, उस वोट प्रतिशत के गिरने के बाद इतनी लंबी हार होना, भारतीय जनता पार्टी को चिंतन का एक बहुत बड़ा विषय देकर जा रही है कि आखिर वजह क्या रही कि इतनी लंबी हार हुई। मध्य प्रदेश में भी जो हार हुई, अगर हम उसे कंपेयर करेंगे तो 71% वोट के मुकाबले वो छोटी हार मानी जाएगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर हार होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं नवनीत जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों उपचुनाव में राजा भी मरवाया और अपने प्यादे भी मरवा दिए हैं, जो भाजपा को अब वापस एक बार फिर से अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर करेगा। ये परिस्थितियां जो पिछले 10-15 साल से भारतीय जनता पार्टी में बन गई थी कि ऊपर से निर्णय ले लिया जाता था, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था, थोप दिया जाता था, उसका पालन भी हो जाता था, लेकिन मुझे लगता है अब आने वाले समय में ये प्रक्रिया नहीं चल पाएगी। और जैन जी चूँकि ऐसे समय में हुआ जब मतदान में 8-10 दिन बचे थे, तो उसको माना जा सकता है कि जो छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार हुआ आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर, उसकी एक नाराज़गी पूरे देश में थी। उसके एक निर्धारित नाराज़गी को हम कम करके नहीं आ सकते। वो भी एक बहुत बड़ी वजह रही कि जिसने चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को विपरीत परिणाम की ओर ले गई। आपको ये भी बता दें कि पटना में छात्र आंदोलन चल रहा था, उस समय ज़बरदस्त लाठीचार्ज वहाँ पे भी हुआ था, और उसको लेकर भी छात्रों में वहाँ पर बहुत, क्योंकि आंदोलन में जो आग लगी थी वो बिहार से ही वहाँ दिखने लगी थी कि बिहार के सबसे पहले लोग मैदान में निकले थे। बहुत लंबा चौड़ा जुलूस छात्रों ने निकाला था, जहाँ पुलिस के लाठीचार्ज और होने के बाद में मैदान में इसको लेकर ज़बरदस्त विरोध बिहार में दिखने लगा था। तो हमारा ये मानना है कि जैन जी का जो नाराज़गी है 1.5 से 2% में तो सरकारें बदल जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जैन जी की नाराज़गी जो है
उस सरकार के लिए भविष्य की राजनीति में तो इसकी दिक्कत होगी। गुजरात में एक बार फिर मंजलपुर सीट पर भाजपा जीती है 30,000 वोट से। मुझे लगता है वहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार भी खड़ा होता है तो ईडी सीबीआई सबको देख के खड़ा करते हैं कि इसके पास कुछ हो ना, ताकि चुनाव लड़ने में इसको दिक्कत ना हो। और उन्होंने एक बार फिर वहाँ बिहार गुजरात पर सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर उनकी आज भी मजबूत पकड़ है। क्या सर? देखिए, गुजरात के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर गुजरात में रहना है तो राधे राधे कहना। और ये इसलिए कि आप देखिए, जब सूरत के व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुए थे आम चुनाव में, तो वहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फौज को उतारा था, उसके बाद वो सारे व्यापारी डर गए थे, क्योंकि गुजरात के वोटर पे व्यापारियों का और उद्योगपतियों का एक बहुत बड़ा वर्चस्व माना जाता है। उसके बाद सूरत के परिणाम बदल गए। बाकी जगह पर उसके पहले जो चुनाव हुए थे उसी चरण में, उन चरणों में कांग्रेस को फ़ायदा हुआ, लेकिन जहां सूरत पर वोटिंग की बात आई तो सूरत का परिणाम भाजपा के पक्ष में आया। तो ये चूँकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, मुख्यमंत्री हो, कम से कम गुजरात में ईमानदारी से तो काम करता है, और उसकी वजह है वो एक डर है नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का। उस डर के कारण वहाँ पर वो जीत हुई है। आज की तारीख में ये तय हो गया है कि अब भाजपा के लिए 400 का नारा पार लगाना और ये सब अब बेमानी हो गया है। भाजपा ये अच्छी तरह समझ गई कि अगर उसने अपने पुराने तमाम कार्यकर्ताओं को एक बार फिर समेटने की कोशिश नहीं की और तमाम दूसरे दलों से लाकर राजनीति में अपना वर्चस्व जमा तोड़फोड़ की राजनीति से अगर अपने आप को सबक नहीं सीखा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 240 सीटों से अब 300 सीट जाने वाली स्थिति में भाजपा आज की तारीख में नहीं है। कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, वरना आज की तारीख में भाजपा अब ये मान के चल रही है कि भाजपा को खुद भी महसूस कर रही है कि अब आगे बढ़ने का समय नहीं, पीछे खसकने का समय आ गया है। ऐसे में भाजपा को एक बार फिर अपने ही कार्यकर्ताओं में वापस जाना पड़ेगा, अपने ही नेताओं के बीच में, जो क्योंकि वे पार्टी की विचारधारा के कारण पार्टी में जुड़े हुए हैं। ऐसे में भाजपा जो तोड़फोड़ की राजनीति करे उससे आम कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उसका हक भी मारा जा रहा है और जो लोग दूसरे दलों से आए हैं उनका पार्टी में प्रभुत्व कायम होता जा रहा है। परिणाम ये हो रहा है कि जो भाजपा कार्यकर्ता उनसे मैदान में 2-2 हाथ करता था, आज की तारीख में उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, हाथ जोड़कर अपने काम के लिए विनती करता है। उसके लिए बहुत त्रासदी का समय होता है जब अपने ही दुश्मन से वो हाथ जोड़ के मानता है। पर सत्ता में बैठे तमाम लोग केवल सत्ता में बने रहने के लिए तमाम तोड़फोड़ में लगे हुए हैं। यदि भाजपा समय रहते नहीं चाहती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आज जो परिणाम आपको छोटे स्तर पर दिख रहे हैं वो बड़े पैमाने पर भी आपको दिखाई देंगे। दोपहर न्यूज़ का ये विशेष कार्यक्रम था, मुद्दा बहुत गर्म था, हमें लगा आज परिणाम आए हैं, भविष्य की राजनीति क्या होगी देश में, हम इस पर बात करें। गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी ने इस पूरे मामले पर जो जानकारी दी, वे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और बहुत सारी जानकारियाँ अलग अलग विषयों पर हमसे देते रहते हैं। एक बार फिर उनके सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा गरम है।